तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो आपका BANS 184 आपका जो सब्जेक्ट कोड है, इसका मैं आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो कि आपके 3 जुलाई 2026 के पेपर के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और अगर आपका इस दिन BANS 184 का आपका पेपर है तो आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा देखना ज़रूरी है और आपको ये वीडियो देखना है, ठीक है। ये वीडियो आप ज़रूर देखोगे अगर आपका पेपर है तो। अगर आपने इस वीडियो को देखा पूरी तरह से तो आपके कहीं ना कहीं जो एग्ज़ाम है बहुत ही अच्छे जाएंगे, क्योंकि इसमें मैं आपको ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा जो कि प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं और जो रिपीट क्वेश्चन है और जिनकी संभावना सबसे ज़्यादा होती है। प्लस मैं आपको क्वेश्चन बिल्कुल आसान भाषा में आंसर भी बताऊँगा ताकि आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ जाए। आपका जो बुक है उसका नाम है, उसका जो कोड है वो है BANS 184। इसका नाम है सार्वजनिक स्वास्थ्य और महामारी विज्ञान। इसका आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलने वाला है जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए। और आपको वीडियो पूरा देखना है, वीडियो स्किप नहीं करना है। अगर आप वीडियो स्किप करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। और इससे बाहर कुछ नहीं का मतलब है कि आपका जो ये पूरा का पूरा बुक है, इसके जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उसमें से सबसे ज़्यादा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आने की संभावना है वो आपको इस वीडियो में कराया जाएगा। और उन क्वेश्चन को आपको देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और आप ये सभी क्वेश्चन को यहाँ पढ़ लोगे वीडियो में तो भी आपके कहीं ना कहीं आपको इस बुक का जो आइडिया है वो मिल जाएगा कि चैप्टर किस पे आधारित है, प्लस इस पूरे बुक में क्या पढ़ाया गया है, ठीक है। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो आपको इतना समझ में आ जाएगा इस सब्जेक्ट के बारे में, ताकि आपका जो पेपर है बहुत ही अच्छा जाएगा, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं अपना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके 3 जुलाई 2026 इग्नू एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको बता दूं जो ये बुक है ये सेकेंड ईयर के लिए है। अगर आप सेकेंड ईयर में हो तो ये आपके लिए बुक है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट एजुकेशन पॉइंट पर, और मेरा नाम है अर्जुन, ठीक है। तो आगे चलते हैं। और मैं आपको बता दूं, आपका कुछ भी सवाल रहता है, कुछ भी आपको पूछना होता है तो आप मुझसे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे आके पूछ सकते हो। दोनों का यूजर नेम आप सभी के सामने लिखा हुआ है। प्लस अगर आपको हमारे इस वीडियो का नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ से आपको हमारा नोट्स मिल जाएगा, ठीक है, जो कि आपके पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हमारे चैनल का नाम है स्मार्ट एजुकेशन पॉइंट, जो कि हमारा एक चैनल है टेलीग्राम पे। ये नाम आप सर्च करोगे तो हमारा चैनल ओपन हो जाएगा। बाकी आप डिस्क्रिप्शन में भी चेक कर सकते हो, वहाँ पे लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके भी आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो आगे चलते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा जो आपका सब्जेक्ट है BANS 184 यानी सार्वजनिक स्वास्थ्य और महामारी विज्ञान, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। और इसका पेपर भी कहीं ना कहीं आपका बहुत ही नज़दीक आ चुका है। और ये वीडियो खास कर इसी के लिए बनाया गया है ताकि आपका जो ये सब्जेक्ट है इसका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा आपका जाएगा, इसलिए ये बनाया गया है। तो आपको ये वीडियो स्किप नहीं करना है, वीडियो को आपको पूरा देखना है, आपके फ़ायदे के लिए है। अगर आप वीडियो स्किप करोगे ना तो आपका नुकसान होगा, इसलिए आपको वीडियो पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है। शुरू से लेकर एंड तक आप वीडियो को देख सकते हो। अगर आप शुरू से एंड तक देखोगे तो आपका फ़ायदा होगा, ठीक है। तो वीडियो शुरू करते हैं। और बाकी आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। तो आगे चलते हैं। देखो मैं आपको ना शुरू से बताऊंगा, यानी मैं आपको पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपको बुक के बारे में शुरू से बताऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाए कि बुक में क्या बताया गया है, ठीक है। पहले मैं आपको बेसिक बताऊंगा तो आपको आपके लिए कहीं ना कहीं सही रहेगा। देखो आपका जो सब्जेक्ट कोड है उसका नाम है BANS 184। इसका नाम है सार्वजनिक स्वास्थ्य और महामारी विज्ञान। तो इस बुक में जो है ना आप सिर्फ और सिर्फ ये पढ़ोगे कि जो स्वास्थ्य है वो सार्वजनिक रूप से कैसा है, प्लस महामारी किस प्रकार का होता है, महामारी विज्ञान के बारे में आप पूरा पढ़ोगे। इसमें आप कुल मिलाकर सार्वजनिक जो स्वास्थ्य होता है, सामाजिक स्वास्थ्य, उसके बारे में पढ़ोगे। प्लस जो महामारी होते हैं कौन कौन से महामारी होते हैं, प्लस कौन कौन से दौर में कौन कौन से महामारी आए थे, उन सब के बारे में पढ़ोगे। ये जो है बिल्कुल मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके लिए रहेगा, ठीक है। तो इस पूरे बुक में दो ही चीज़ आपको पढ़ना है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य कैसा है और महामारी विज्ञान के बारे में आप पढ़ोगे। इसलिए इस बुक का जो टाइटल है वो ये रखा गया है, सार्वजनिक स्वास्थ्य और महामारी विज्ञान।
ठीक है। और ये जो हमारा वीडियो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास है, तो आपको वीडियो पूरा देखते हुए चलना है। तो आगे चलते हैं। देखो आपके सामने जैसा कि पहला प्रश्न है वो है, मानव स्वास्थ्य पर वैश्वीकरण के प्रभाव की चर्चा कीजिए। यानी जो मानव स्वास्थ्य होता है, मानव स्वास्थ्य का मतलब जो मानव मानव होता है, यानी जो मनुष्य होता है, ठीक है। अब जो मनुष्य होता है उस पर वैश्वीकरण के क्या प्रभाव है। अब जैसा कि आपको मैं बता दूं, वैश्वीकरण आपने पहले भी पढ़ा होगा। वैश्वीकरण का मतलब होता है एक देश का, ठीक है, एक देश का दूसरे देश के साथ जुड़ाव, ठीक है, दूसरे देश के साथ जुड़ाव, इसी को कहते हैं वैश्वीकरण। यानी जैसे मान लो इंडिया में कोई चीज़ है, वो आज के टाइम में जो है चीन में देखने को मिल रहा है, ठीक है। और जो चीन का कोई भी सामान है वो आज के टाइम में भारत में देखने को मिल रहा है। तो इसको कहीं ना कहीं वैश्वीकरण कहते हैं। वैश्वीकरण का मतलब होता है प्रभाव, यानी एक चीज का दूसरे जगह पे होना, ठीक है। मान लो दो देश हैं, उनका आपस में जुड़ाव हो रहा है किसी सामान को लेकर, कोई सामान इधर से उधर जा रहा है दूसरे देश में, या दूसरे देश का सामान हमारे देश में आ रहा है, तो इसी को कहते हैं वैश्वीकरण। ठीक है। वैश्वीकरण का मतलब तो आपने समझ लिया। वैश्वीकरण का मतलब होता है कहीं ना कहीं प्रवाह या सामान का इधर से उधर जाना, एक देश की संस्कृति दूसरे देश में दिखना, एक देश की व्यवस्था दूसरे देश में दिखना, एक देश की कुछ भी सामग्री है वो दूसरे देश में दिखना, यानी कहीं ना कहीं सामान का दूसरे जगह पे जाना, इसी को कहते हैं प्रवाह या वैश्वीकरण। ठीक है, इसी को कहते हैं। तो अब ये आप समझो कि जो वैश्वीकरण है इसका प्रभाव जो है ना, वो मानव स्वास्थ्य के अंदर क्या पड़ता है। जो मनुष्य का स्वास्थ्य होता है ना, उस पर वैश्वीकरण के क्या प्रभाव पड़ते हैं। प्रभाव मतलब मान लो कोई चीज हो रहा है, तो उस चीज का किसी और के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, मतलब उस चीज का क्या असर दिखा दूसरी चीज पर। ठीक है। तो मानव स्वास्थ्य के ऊपर वैश्वीकरण के क्या क्या असर दिखते हैं या क्या क्या प्रभाव दिखते हैं, वो आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है। आपने पहले क्वेश्चन समझ लिया, पहले आप क्वेश्चन समझ लोगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान रहेगा। ठीक है। तो जैसा कि आपने क्वेश्चन बिल्कुल अच्छी तरह से समझा है, क्वेश्चन का मतलब है मानव स्वास्थ्य के ऊपर, यानी मनुष्य के जो स्वास्थ्य होता है मनुष्य का, उसके ऊपर वैश्वीकरण के क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, ये आपको इसमें पूरा मैंने बताया इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। ठीक है, ये आपने इसमें समझ लिया। अब इस पे हम क्या बात करेंगे, अब हम इस पे ये बात करेंगे जो वैश्वीकरण है ना, वैश्वीकरण का मतलब होता है सामान का इधर उधर जाना, संस्कृति का, ठीक है, सामान का, व्यक्ति का, संस्कृति का, या कुछ भी हुनर कला का इधर उधर जाना, एक देश से दूसरे देश में जाना, इसको कहते हैं प्रभाव यानी वैश्वीकरण। अब इसका जो प्रभाव है वो मानव स्वास्थ्य के ऊपर क्या पड़ेगा, मैं आपको हर चीज विस्तार से बता रहा हूँ, एकदम धीरे धीरे आपको हर चीज बता रहा हूँ ताकि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आए। ठीक है। तो आपको वीडियो पूरा देख के चलना है। देखो, वैश्वीकरण ने मानव स्वास्थ्य को गहराई से प्रभावित किया है। जो वैश्वीकरण है वो मानव स्वास्थ्य, यानी जो मनुष्य की जो स्वास्थ्य होती है उसको कहीं ना कहीं वैश्वीकरण ने ज़्यादा गहराई से प्रभावित किया है। जब आप इग्नू एग्जाम में लिखोगे तो आपको सबसे पहले जो है प्रसंग बनाना है। पहले आप प्रसंग लिखोगे और प्रसंग लिखने के बाद आपको इसका आंसर बताना है। जैसे कि मैंने यहाँ क्वेश्चन दिया है मानव स्वास्थ्य पर वैश्वीकरण के प्रभाव, तो आपको वहाँ लिखना है कि मानव स्वास्थ्य पर वैश्वीकरण के निम्नलिखित प्रभाव पड़ते हैं। ठीक है। फिर आपको उसका आंसर पूरा देना है, फिर आपको एंड में निष्कर्ष बनाना है। इससे क्या होगा कि जो टीचर चेक करते हैं उनको बहुत ही अच्छा लगता है पेपर चेक करने में, और उनको हर चीज़ सही से दिखता है। ठीक है, एकदम सिस्टम से दिखता है। तो आप प्रश्न हल करोगे तो ऐसे आप करोगे ताकि आपका जो पेपर है वो बहुत ही अच्छा देखने में भी रहेगा, प्लस आप लिखोगे तो कहीं ना कहीं अच्छा रहेगा। देखो, इसने जहां एक और चिकित्सा प्रौद्योगिकी, दवाओं और नई स्वास्थ्य तकनीकों की वैश्विक पहुंच को आसान बनाया है। इसका मतलब क्या है ना, जैसे मान लो हमारे देश में कुछ भी ऐसी टेक्नोलॉजी है दवाई से रिलेटेड या किसी और चीज़ से रिलेटेड, तो वो जो चीज़ है वो कहीं ना कहीं वैश्वीकरण के सहारे दूसरे देश में भी जाता है और दूसरे देश में भी दिखता है। तो एक ये हो सकता है। ठीक है, मतलब हमारे देश का जो भी सामान है या जो भी दवाई है वो दूसरे देश में दिखना। ठीक है। इसमें बात क्या हो रही है, बात ये हो रही है कि वैश्वीकरण का मानव स्वास्थ्य पे क्या प्रभाव पड़ते हैं। ये आसान भी है और आराम से आप कर सकते हो। ठीक है।
और औसत जीवन प्रत्याशा बढ़ाई है, इसमें ये बताया गया। वहीं दूसरी ओर संक्रामक रोगों के तेजी से प्रसार और अस्वास्थ्यकर जीवन शैली के कारण नई स्वास्थ्य चुनौतियों को भी जन्म दिया है। ठीक है, और मैं आपको बता दूं जो ये वैश्वीकरण है, इसके मानव स्वास्थ्य पे दो प्रभाव पड़ते हैं। एक हमारा प्रभाव पड़ता है, वो पड़ता है सकारात्मक, ठीक है, और दूसरा जो है वो पड़ता है नकारात्मक। यानी कुछ जो है सही प्रभाव पड़ते हैं और कुछ जो है गलत गलत प्रभाव भी पड़ते हैं। ठीक है, तो मैं आपको ये दोनों बताऊंगा कि गलत क्या है और सही क्या है। देखो, मानव स्वास्थ्य पर वैश्वीकरण के प्रमुख प्रभावों को दो श्रेणियों में बांटा गया है, और इसको आप इस तरह समझ सकते हो। पहला जो हमारा श्रेणी है वो है सकारात्मक प्रभाव, यानी मानव स्वास्थ्य पर जो है ना, वैश्वीकरण के दो प्रभाव पड़ते हैं, पहला सकारात्मक और दूसरा नकारात्मक। सकारात्मक क्या क्या पड़ते हैं पहले आपको वो समझना है। देखो, चिकित्सा और प्रौद्योगिकी का प्रयास, चिकित्सा ज्ञान अनुसंधान और उन्नत तकनीकों जैसे टेलीमेडिसिन का दुनिया भर में जो है तेजी से आदान प्रदान होना। इसमें क्या है कि जो चिकित्सा है और जो टेक्नोलॉजी है, इसका प्रसार जो है विभिन्न देशों में भी होता है। ठीक है, जो भी मेडिसिन है उनका भी कहीं ना कहीं प्रसार होता है। जैसे मान लो अगर वैश्वीकरण रहता है ना, तो दूसरे देश से, जैसे मान लो भारत देश में कोई ऐसा बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है, तो दूसरे देश में अगर उसका इलाज है ना, तो दूसरे देश का जो इलाज है वो कहीं ना कहीं भारत में आ जाएगा। और भारत में आने के बाद क्या है कि मानव स्वास्थ्य के ऊपर प्रभाव तो डालेगा ही ना, क्योंकि हमारे देश में बीमारी तो है लेकिन बीमारी का इलाज दवाई हमारे पास नहीं है। तो अगर दूसरे देश से दवाई हमारे देश में आता है तो कहीं ना कहीं मानव के ऊपर जो है सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि वैश्वीकरण का मतलब क्या होता है? प्रभाव, यानी इधर का सामान उधर जाना। अब दवाई इधर का इधर आएगा तो इससे क्या होगा, कहीं ना कहीं मानव शरीर के ऊपर बहुत ही ज़्यादा प्रभाव डालेगा, सकारात्मक प्रभाव। ठीक है, ये हो जाता है हमारा पहला सकारात्मक प्रभाव। चिकित्सा पर्यटन यानी मेडिकल टूरिज्म। देखो, लोग उच्च गुणवत्ता वाले इलाज के लिए किफ़ायती देशों की यात्रा कर रहे हैं। देखो, जब मान लो कोई एक देश है जहाँ पर बीमारियाँ फैल जाती है, तो वहाँ पर अगर उसका इलाज नहीं होता है तो वो दूसरे देश में यात्रा करते हैं, उधर उधर जाते हैं, दूसरे गांव में जाते हैं, दूसरे शहर में जाते हैं, ताकि उनको इस चीज़ का इलाज मिल जाए। ठीक है, एक तो ये हो गया। अब यहाँ मान लो कोई बीमारी है किसी देश में, तो वहाँ से लोग जाते हैं दूसरे देश में इलाज के कारण। ठीक है, यात्रा कर रहे हैं, जिससे विकासशील देशों में स्वास्थ्य ढांचे का विकास हुआ। जो विकासशील देश है वहां पर कहीं ना कहीं आप कह सकते हो जो स्वास्थ्य से रिलेटेड जो भी चीजें हैं उनका विकास हुआ। भारत जैसे देश चिकित्सा पर्यटन के लिए प्रमुख केंद्र बन गए हैं। जैसे मान लो किसी और देश में कोई इलाज नहीं है, तो अब मनुष्य किसी दूसरे देश में जाता है इलाज करवाने के लिए, तो उसको भी कहीं ना कहीं सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ठीक है, आपने यार दो चीज समझ लिया तो आपका ये क्वेश्चन हल हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपको ये बताया है, वैश्वीकरण का मतलब होता है एक चीज का दूसरे जगह पर जाना, इसको कहते हैं प्रवाह या वैश्वीकरण। ठीक है, अब जो अपना कह सकते हो स्वास्थ्य के ऊपर की बात करें, तो अगर एक देश में अगर इलाज नहीं है तो दूसरे देश से इलाज इस देश में अगर आता है, तो ये क्या है, ये वैश्वीकरण है, यानी प्रवाह है ना। तो अब ये दवाई इधर से इधर कैसे आया? ये दवाई इधर से इधर इसलिए आया कि वैश्वीकरण है, यानी ये वैश्वीकरण नहीं होता तो दवाई इधर का उधर नहीं आता। अब वैश्वीकरण है तो दवाई इधर का उधर आया है, और दवाई इधर का उधर आया है तो इससे फायदा क्या हुआ मानव शरीर के ऊपर। और क्वेश्चन क्या कह रहा था? मानव स्वास्थ्य के ऊपर वैश्वीकरण के प्रभाव। ठीक है, आसान था ये बिल्कुल भी। अब हम बात करते हैं वैश्विक स्वास्थ्य और सहयोग। जो विश्व रूप से जो हमें स्वास्थ्य से रिलेटेड जो सहयोग मिलते हैं, वो जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के माध्यम से जो है चेचक, पोलियो जैसी बीमारियों के उन्मूलन और महामारियों से निपटने के लिए वैश्विक स्तर पर सहयोग बढ़ाना, एक ये भी हमारा हो जाएगा। जो हमारा सकारात्मक प्रभाव है वो ऐसे प्रभाव होते हैं वैश्वीकरण के जो हमारे बहुत ही अच्छे होते हैं। अगर वैश्वीकरण देश में होता है ना, तो कहीं ना कहीं वैश्वीकरण मानव स्वास्थ्य के ऊपर बहुत ही अच्छा सकारात्मक प्रभाव डालता है। मान लो दवाई नहीं है तो दवाई दूसरे देश से वैश्वीकरण के कारण आ पाएगा। हमारे देश में कुछ नहीं है तो हमारे देश का सामान वहाँ जा पाएगा। ठीक है, मनुष्य से रिलेटेड।
तो कहीं ना कहीं जो वैश्वीकरण है वो मानव शरीर के ऊपर भी सकारात्मक प्रभाव डालता है। अब हम बात करते हैं जो वैश्वीकरण है ना वो मानव के ऊपर कहीं ना कहीं नकारात्मक प्रभाव भी डालता है। कौन कौन से हैं वो? पहला है संक्रामक रोगों का तेजी से प्रसार। अंतरराष्ट्रीय यात्रा और व्यापार के कारण वायरस जैसे कोविड-19 और बैक्टीरिया एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक कुछ ही घंटों में पहुंच सकते हैं, जिससे महामारी का खतरा बढ़ जाता है। देखो वैश्वीकरण का फायदा ये भी है कि जो अगर हमारे देश में कुछ इलाज नहीं है तो दूसरे देश से इलाज हमारे देश में आ जाता है वैश्वीकरण के कारण, ये तो सकारात्मक प्रभाव है। लेकिन कई बार क्या होता है ना कि जब हम अंतर्राष्ट्रीय कुछ भी इधर से उधर लोग जाते हैं एक देश से दूसरे देश, तो कहीं ना कहीं वायरस भी फैल जाता है। ठीक है, जैसे कोविड-19 आया था बीच में, तो वो कहीं ना कहीं नुकसानदायक सिद्ध हुआ था। ठीक है, वैश्वीकरण का मतलब आपको बहुत अच्छी तरह से मैंने बताया है, एक चीज का दूसरी जगह जाना। अब अगर कोई इंसान एक चीज को दूसरी जगह ले जाएगा, मान लो ले जा रहा है या खुद भी यात्रा कर रहा है, तो कहीं ना कहीं अगर कोई बैक्टीरिया है या कुछ भी ऐसा कुछ भी चीज है वो कहीं ना कहीं फैलेगा दूसरी जगह। ठीक है, तो ये भी कहीं ना कहीं नुकसानदायक हो जाता है वैश्वीकरण का। देखो दूसरा है आपके सामने जीवन शैली से जुड़ी बीमारियां, जैसे लाइफ स्टाइल जो भी बीमारियां हैं वो। देखो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के माध्यम से प्रसंस्कृत और जंक फूड के वैश्विक प्रसार से मोटापा, मधुमेह, हृदय रोगों जैसी गैर संचारी बीमारियों में भारी वृद्धि हुई है। ठीक है, यानी कहीं ना कहीं आप कह सकते हो इन सभी चीज़ों से जो है ये जो है ना बीमारियां, ये कहीं ना कहीं मानव जीवन में है। स्वास्थ्य सेवाओं का व्यवसायीकरण। वैश्वीकरण के कारण स्वास्थ्य देखभाल एक मुनाफे का व्यवसाय बन गई है, जिससे गरीब और हाशिए पर रहने वाले समुदायों के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच महंगी और कठिन हो गई है। ठीक है, एक आपका ये हो जाता है, ये भी क्या है, नकारात्मक प्रभाव के तहत आता है। ठीक है, हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो इसमें समाप्त हो गया, और पहला क्वेश्चन जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट भी था। अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ एक चीज़, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वैश्वीकरण का मतलब क्या होता है। ठीक है, वैश्वीकरण जो है उसका मतलब होता है प्रभाव। प्रभाव मतलब अगर एक चीज़, जैसे मान लो ये भारत है और भारत में कोई बीमारी फैल गई है। ठीक है, अगर बीमारी फैल गई है और उसका इलाज इनके पास नहीं है, और चीन जो है ना उसके पास इस चीज़ का इलाज है। ठीक है, इलाज है, तो अब चीन कोई ना कोई दवाई भारत देश में अगर भेज दिया, तो ये क्या होगा, ये जो ये भेज रहा है ना, इस भेजने को प्रक्रिया को कहते हैं वैश्वीकरण। ठीक है, इसको कहते हैं वैश्वीकरण, यानी प्रभाव। प्रभाव का मतलब होता है एक चीज, व्यक्ति, वस्तु या किसी भी चीज का एक जगह से दूसरे जगह जाना, ये होता है प्रभाव या वैश्वीकरण। ठीक है, अब चीन ने जो है भारत को दवाई भेज दी, तो ये जो भेजने का प्रक्रिया है ना इसको वैश्वीकरण कहते हैं। और दवाई भेज दिया तो इसका फायदा भारत में बीमारियों को सुधारने के लिए मिलेगा, यानी मानव स्वास्थ्य पर वैश्वीकरण का प्रभाव पड़ा। पड़ा ना, वैश्वीकरण का जो प्रभाव है वो पड़ा। ये हो गया हमारा सकारात्मक प्रभाव। अब दूसरा क्या है, दूसरा मान लो कि मान लो भारत है, ठीक है, और यहाँ पे चीन है। अब चीन से लोग यात्रा करते हुए आते हैं भारत, आते हैं, या भारत से लोग जाते हैं चीन, ये जाते हैं। अब ये जाते हैं, ये क्या है, वैश्वीकरण है मान लो। ठीक है, ये भी वैश्वीकरण है, ये भी मान लो। अब अगर इधर का उधर आदमी जा रहा है तो कहीं ना कहीं अगर मान लो चीन में कोई बीमारी है, तो उसका जो मान लो मनुष्य आ रहा है उसके शरीर में उसकी बैक्टीरिया होगी, बीमारी होगा, तो जब चीन से मनुष्य भारत में जाएगा तो कहीं ना कहीं जो बैक्टीरिया है वो फैलेगा, बीमारी फैलेगा। अगर भारत से लोग जाएगा तो वो भी फैलेंगे। यानी कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हो कि अगर वैश्वीकरण किया जाता है तो उसका कहीं ना कहीं मानव स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है। जैसे कोविड-19 था, उसमें क्या था कि अगर एक मनुष्य दूसरे जगह पे जाता है तो वहां पर भी लोग संक्रमित हो जाते हैं। ठीक है, तो वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है और सकारात्मक भी पड़ता है। इन दोनों से आपका ये क्लियर हो गया होगा कि नकारात्मक में क्या होता है और सकारात्मक में क्या होता है।
ठीक है। तो मुझे ये तो विश्वास है कि अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छी तरह से कर दोगे। ठीक है, मैंने बिल्कुल विस्तार से आसान तरीके से आपको पूरा अच्छी तरह से समझाया है। और ये वीडियो जो है आपको पूरा फुल देख कर चलना है, स्किप नहीं करना है। और आपको कमेंट करके बताना है कि आपका जो पेपर है वो कैसा गया था पहले वाले, और अब जो आपका पेपर होगा वो कौन कौन सा होगा, और इसके बाद आपको किस सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए। ठीक है, तो ये आप समझ गए। अब हम बात करते हैं, जो हमारा दूसरा प्रश्न है वो है महामारी विज्ञान को परिभाषित करें, विभिन्न प्रकार के प्रायोगिक अध्ययनों की संक्षेप में चर्चा करें। पहले आपको इसमें ये समझना है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। देखो क्वेश्चन दो चीज पूछ रहा है। पहला वो पूछ रहा है कि मानव महामारी विज्ञान जो है ना, इसकी परिभाषा क्या है। पहले आपको जो है महामारी विज्ञान का परिभाषा बताना है, फिर आपको ये बताना है कि जो प्रायोगिक अध्ययन होते हैं ना, जो वैज्ञानिक करते हैं, वो क्या क्या करते हैं या क्या क्या अभी तक उन्होंने किया। ठीक है, ये आपको इसमें बताना है। मैं आपको सभी क्वेश्चन बिल्कुल विस्तार से करा रहा हूँ ताकि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, और आपका जो पेपर है 3 जुलाई का वो बहुत ही अच्छी तरह से आपका जाए। देखो, महामारी विज्ञान चिकित्सा विज्ञान और जीव विज्ञान की वह शाखा है। आप समझना कि महामारी विज्ञान किसे कहते हैं। महामारी विज्ञान चिकित्सा विज्ञान और जीव विज्ञान की वह शाखा है जो किसी विशिष्ट मानव आबादी में स्वास्थ्य संबंधित स्थितियों या घटनाओं के वितरण और निर्धारकों द्वारा, ठीक है, इनका मतलब अध्ययन करती है। इसको कहते हैं कहीं ना कहीं महामारी विज्ञान। देखो महामारी विज्ञान का सिंपल परिभाषा है कि वह विज्ञान जिससे महामारी, बीमारी या किसी भी प्रकार की कुछ भी बीमारी का अध्ययन किया जाए, ठीक है, उसको भी कहते हैं महामारी विज्ञान। ठीक है, जैसे जीव विज्ञान में क्या होता है, कहीं ना कहीं जीवों का अध्ययन किया जाता है, जीवों का क्या क्या बीमारी होते हैं वगैरह वगैरह। चिकित्सा मतलब कहीं ना कहीं हमारा दवाई से जुड़ा होता है। अब महामारी विज्ञान भी जो है ना, ये भी इस एक प्रकार का इन्हीं से मिलता जुलता एक शाखा है। ठीक है, देखो इस विज्ञान का उपयोग मुख्य रूप से बीमारियों वह स्वास्थ्य समस्याओं की रोकथाम और नियंत्रण के लिए किया जाता है। इस विज्ञान का जो है ना उपयोग मुख्य रूप से जो बीमारियां हैं या कोई भी स्वास्थ्य समस्याएं हैं उनके रोकथाम के लिए और उनको नियंत्रण करने के लिए जो है महामारी विज्ञान की सहायता ली जाती है। समझ लिया आपने। महामारी विज्ञान चिकित्सा और जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जो मानव आबादी में जो भी स्वास्थ्य संबंधित जो भी घटना है उनका, उनको कहीं ना कहीं अध्ययन किया जाता है उनका। ठीक है, महामारी विज्ञान में जो मानव से संबंधित जो भी कह सकते हो स्वास्थ्य से संबंधित जो भी स्थितियां हैं, प्लस मानव से संबंधित कोई भी बीमारी है, कुछ भी ऐसी समस्या है, उनका अध्ययन किया जाता है महामारी विज्ञान के अंदर। उसको कहते हैं महामारी विज्ञान। ठीक है, अब हम ये समझते हैं कि जो प्रायोगिक अध्ययन है जो वैज्ञानिक करते हैं वो क्या क्या करते हैं। देखो प्रायोगिक अध्ययन के विभिन्न प्रकार। प्रायोगिक महामारी विज्ञान में शोधकर्ता स्वयं हस्तक्षेप लागू करते हैं। जो हमारे वैज्ञानिक हैं, जब भी मान लो वो महामारी विज्ञान के बारे में पढ़ते हैं या जो भी समझते हैं, कुछ भी एक्सपेरिमेंट करते हैं या कुछ भी बीमारी का हल निकालने की कोशिश करते हैं, तो उसमें वो खुद ही करते हैं, यानी खुद ही उनका हस्तक्षेप रहता है, किसी बाहरी शक्ति का नहीं रहता है, वो स्वयं करते हैं और उनके प्रभावों का अध्ययन करते हैं। ये मुख्य रूप से कारण प्रभाव के संबंध को स्थापित करने के लिए स्वर्ण मानक माने जाते हैं। ये क्या करते हैं, कहीं ना कहीं कारण प्रभाव से संबंधित कुछ भी, मतलब ये मेन यही अध्ययन करते हैं कि कुछ भी बीमारी है वो कैसी है, क्या है, उसके क्या क्या लक्षण है, क्या क्या उपाय है, कौन सा उसका एंटीडोट है, वगैरह वगैरह। वो स्वयं हस्तक्षेप करते हैं, स्वयं ही अध्ययन करते हैं। अब जो इनके प्रमुख जो प्रायोगिक हैं वो कौन कौन से हैं, यानी अभी तक इन्होंने किस प्रकार का प्रायोगिक किया है, क्या क्या अध्ययन इन्होंने किया है, आपको ये समझना है। देखिए जैसे हो गया आपका यादृच्छिक नियंत्रित परीक्षण, यह सबसे मजबूत और आम प्रायोगिक अध्ययन है। इसमें प्रतिभागियों को इस रूप से दो या दो से अधिक समूहों में विभाजित किया जाता है। एक समूह को नया उपचार यानी परीक्षण दवा
दिया जाता है, जबकि दूसरे समूह को जो है नियंत्रण समूह को मानक उपचार और प्लेसिबो नकली दवा दिया जाता है। इससे पूर्वाग्रह कम होता है। ठीक है, एक तो हमारा ये हो जाएगा RCD, ठीक है, RCT। दूसरा हो जाएगा क्षेत्र परीक्षण। ठीक है, ये परीक्षण उन स्वस्थ लोगों के समूह यानी समुदायों पर किए जाते हैं जिन्हें किसी बीमारी का खतरा होता है। ठीक है, जिन्हें मान लो कोई बीमारी का खतरा है उनके ऊपर। इसका उपयोग अक्सर किसी नई वैक्सीन यानी जो टीका होता है इसका निवारक दवा की प्रभावशीलता का परीक्षण करने के लिए किया जाता है। बड़े पैमाने पर जो है पोलियो या कोविड-19 के टीकों का परीक्षण, जैसे कोविड-19 के समय क्या हुआ था कि उस समय एंटीडोट आया था, तो उसका कहीं ना कहीं उपयोग भी किया गया था आगे चलकर। ठीक है, उसका कहीं ना कहीं निवारण भी किया गया था। तीसरा है सामुदायिक परीक्षण। ठीक है, देखो इस प्रकार के अध्ययन में व्यक्तिगत स्तर के बजाय पूरे समुदाय या भौगोलिक क्षेत्र को हस्तक्षेप जैसे जल का क्लोरीकरण या स्वास्थ्य शिक्षा अभियान के लिए चुना जाता है। यह अध्ययन तब उपयोगी होता है जब व्यक्तिगत हस्तक्षेप संभव ना हो या सामाजिक व्यवहार से जुड़ा हो। ठीक है, ये हमारा जो सामुदायिक परीक्षण है ये तब होता है। एक तो ये भी हमारा हो गया प्रायोगिक में। यहाँ पे मैंने आपको 3-4 बताए हैं और वो चारों इंपॉर्टेंट हैं। प्लस मैंने आपको ये बताया कि महामारी विज्ञान किसे कहते हैं। देखो महामारी विज्ञान में आपको सिंपल बताऊं तो मैं इसमें आपको बताता हूँ महामारी विज्ञान। देखो आपका जैसा कि क्वेश्चन क्या था, महामारी विज्ञान किसे कहते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका महामारी विज्ञान। अब महामारी विज्ञान क्या होता है पहले आपको ये समझना है, और देखो आपको वीडियो पूरा देख के चलना है तभी आपको समझ में आएगा। देखो महामारी विज्ञान क्या है ना, ये चिकित्सा, ठीक है, चिकित्सा और जीव विज्ञान, जीव विज्ञान इन दोनों की यह शाखा होती है। जैसे मान लो जीव विज्ञान है, इसमें जीवों की बात होती है, चिकित्सा कहीं ना कहीं मेडिकल से जुड़ा रहता है। ये हो गया, और एक ये हो गया। अब जो मानव महामारी विज्ञान है, ठीक है, जो महामारी विज्ञान है इसमें कहीं ना कहीं ये बात होती है जो भी मनुष्य से रिलेटेड, जैसे मान लो एक समाज है बहुत बड़ा, अब इस समाज में जो है कुछ भी बीमारियां हैं, मान लो एक बीमारी है या दो बीमारी है या तीन बीमारी है। अब इन तीनों बीमारी का जब अध्ययन किया जाता है ना, पूरा अध्ययन किया गया, अध्ययन करने के बाद जो समझा गया कि कौन कौन सी बीमारी है, उसका एंटीडोट क्या क्या होता है, ठीक है, इसके बाद उसका निवारण क्या क्या है, उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, इस चीज की पूरी जो जानकारी है ना वो कहीं ना कहीं हमें महामारी विज्ञान के तहत ही समझ में आता है। तो आप ये कह सकते हो महामारी विज्ञान एक ऐसा विज्ञान होता है जिसमें मनुष्य से रिलेटेड जो भी परेशानी बीमारी होती है उनका निवारण किया जाता है, प्लस हल निकाला जाता है और उसको सुधारने का प्रयास किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा जो महामारी विज्ञान है वो बिल्कुल क्लियर हो गया। ठीक है, अब हम अपने तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और तीसरा प्रश्न भी हमारा कुछ इस प्रकार कहता है कि आपको ये समझ के चलना। देखो तो तीसरा प्रश्न आपके सामने है, सार्वजनिक स्वास्थ्य यानी जो पब्लिक हेल्थ है इसको परिभाषित करना है। जो सार्वजनिक स्वास्थ्य होता है इसको मतलब क्या होता है, इसको परिभाषित करना है आपको। पहला क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा ये हो गया कि इसकी उत्पत्ति और विकास का वर्णन करें। अब यहाँ पे आपको दो चीज बताया गया है। पहले आपसे यहाँ पे दो चीज पूछा गया है, वो क्या है, पहला आपसे पूछा गया है सार्वजनिक स्वास्थ्य क्या होता है, यानी जो पब्लिक हेल्थ है ये क्या होता है, इसको परिभाषित करना है पहला काम। दूसरा आपको बताना है कि इसकी उत्पत्ति जो है ना वो कब हुई, कैसे हुई, प्लस इसका विकास कैसे होते चला गया। कि मान लो किसी चीज का पहले उत्पत्ति होता है फिर विकास होता है। ठीक है, जैसे मान लो उदाहरण दूं, पहले साइकिल था, फिर साइकिल से क्या हुआ, मोटरसाइकिल आ गया, फिर मोटरसाइकिल कहीं ना कहीं विकास करा अपना। ऐसे भी हो सकता है, यानी कहीं ना कहीं जैसे मान लो कोई चीज़ मार्केट में उतरता है, यानी पहले उसकी उत्पत्ति होती है, फिर वो मार्केट में कितना चलता है चलता है चलता है, फिर चलते 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 कहीं ना कहीं उसका विकास हो जाता है। तो आपको ये बताना है कि जो पब्लिक हेल्थ है ये कैसे उत्पत्ति हुई इसकी, प्लस इसका विकास कैसे होते चला गया दशकों में। देखो सार्वजनिक स्वास्थ्य यानी पब्लिक हेल्थ संगठित
समाज के प्रयासों के माध्यम से बीमारियों की रोकथाम, जीवन को लंबा करने और स्वास्थ्य को बढ़ावा देने का विज्ञान और कला है। में क्या होता है, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य है, जो पब्लिक हेल्थ है, इस संगठित जो समाज है, इनके प्रयासों के माध्यम से बीमारियों की जो रोकथाम है, जीवन को लंबा करने और स्वास्थ्य को बढ़ावा देने का विज्ञान है। इसमें कहीं ना कहीं ये होता है, जो मनुष्य से रिलेटेड जो भी बीमारियां हैं ना, उनको दूर करना, ठीक है, प्लस जीवन को लंबा बनाना, यही होता है इसमें। ठीक है, जो देखो सार्वजनिक स्वास्थ्य का मतलब होता है, इसमें हम किसी एक व्यक्ति की बात नहीं करते हैं, इसमें हम पूरे समाज की बात करते हैं। ठीक है, पूरे समाज की बात करते हैं। पूरे समाज के अंदर जितने भी मनुष्य रहते हैं, उन सभी के अंदर कोई भी बीमारी है उसको ठीक करना, प्लस उनके जीवन को लंबा बनाना, यही होता है हमारा सार्वजनिक स्वास्थ्य, यानी समाज के अंदर उनकी स्वास्थ्य को देखना, ठीक है, और उनके जीवन को बेहतर बनाना, लंबा बनाना। यह व्यक्तिगत इलाज के बजाय संपूर्ण जनसंख्या और समुदायों के कल्याण, सुरक्षा और स्वास्थ्य समानता पर ध्यान केंद्रित करता है। ये जो हमारा व्यक्तिगत जो इलाज है, इसके बजाय ये कहीं ना कहीं व्यक्तिगत इलाज के बजाय संपूर्ण और समुदाय के कल्याण, सुरक्षा और स्वास्थ्य समानता पर ध्यान केंद्रित करती है। ये आपने यहाँ पर समझा। ठीक है, जैसा कि आपने यहाँ पर ये समझा, हम लोग आगे चलें तो यहाँ पे आपने देखा इस पर्सन में, इसमें आपने दो चीज समझा। ठीक है, अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊं, जैसे मान लो बात क्या हो रही थी, बात हो रही थी सार्वजनिक स्वास्थ्य। ठीक है, सार्वजनिक स्वास्थ्य, सार्वजनिक का मतलब होता है जो निजी ना हो, जो प्राइवेट ना हो, यानी जो पब्लिक हो। ठीक है, इसको कहते हैं सार्वजनिक। यानी मान लो पूरा समाज है, यहाँ पर हमारा पूरा समाज हो गया। अब समाज में बहुत सारे लोग रहते हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग रहते हैं, ये मान लो आप यहाँ पे पूरे बहुत सारे लोग हो गए। अब ये जो सार्वजनिक स्वास्थ्य है, इसमें हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो समाज में जितने भी लोग रहते हैं, इनमें जितनी भी बीमारियां हैं, उन बीमारियों का जो है समाधान निकालना। ठीक है, इन बीमारियों का समाधान निकालना, प्लस मनुष्य के जीवन को बेहतर बनाना, प्लस मनुष्य के जीवन को सफल बनाना, जीवन को लंबा बनाना। ठीक है, बीमारियों को हल करना, ये सभी जो है सार्वजनिक स्वास्थ्य में आता है। तो आपसे पेपर में जब भी पूछे कि सार्वजनिक स्वास्थ्य को परिभाषित करें, तो आपको यही बताना है। ठीक है, इसको आप अपने शब्दों में भी बता सकते हो, तब आपको अच्छी तरह से समझ में वैसे यहाँ पे आ गया होगा। ठीक है, एक हमारा ये तरीका हो जाता है। यहाँ मैंने आपको एक चीज बता दिया है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य क्या होता है, यानी पब्लिक हेल्थ क्या होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो सार्वजनिक स्वास्थ्य है की उत्पत्ति और विकास। देखो, सार्वजनिक स्वास्थ्य का इतिहास मानव सभ्यता जितना ही पुराना है, इसे मुख्य रूप से निम्नलिखित चरणों में समझा जा सकता है। देखो, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य है वो अभी से चला नहीं आ रहा है, बल्कि ये बरसों से चला आ रहा है। ठीक है, पहले भी समाज से थे, प्राचीन काल में भी समाज थे, मध्यकाल में भी समाज थे, आधुनिक काल में भी समाज थे, और अभी का जो समय चल रहा है, इस समय भी समाज है। ठीक है, तो अब विभिन्न दौरों में जो विभिन्न बीमारियां हैं, उनका इलाज सार्वजनिक स्वास्थ्य के रूप में किया गया था। ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है कि उस समय उत्पत्ति हुई, यानी जो सार्वजनिक स्वास्थ्य है, इसकी उत्पत्ति किस काल से हुई, इसका विकास कैसे होता चला गया, आधुनिक काल में इसका विकास कैसा है, या आधुनिक काल में जो है सार्वजनिक स्वास्थ्य किस प्रकार है। अब आप ये तो नहीं कह सकते कि जो सार्वजनिक स्वास्थ्य है वो प्राचीन काल में था ही नहीं, मध्यकाल में था ही नहीं, बल्कि वो प्राचीन काल में भी था, मध्यकाल में भी था, आधुनिक काल में भी था, प्लस जो हमारा अभी का जो काल चल रहा है इस समय भी है। समाज तो हर ही काल, सभी काल में थे। तो जो प्राचीन काल का समाज था, उस समय सार्वजनिक स्वास्थ्य किस प्रकार का था, मध्यकाल में किस प्रकार का था, जो हमारा आधुनिक काल था उस समय किस प्रकार का था। आपको हमेशा ये इसमें बताना है कि इसकी उत्पत्ति और विकास कैसे हुई। जब भी आपसे इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाए, तो आपको हर चीज विस्तार से बताना है, पॉइंट बना बना के आपको बताना है। ठीक है,
जैसे मैं आपको ये चीज जो है ना 5 चरण में बताऊंगा, ठीक है। आपके सामने जैसा कि पहला चरण है प्राचीन काल, यानी आरंभिक प्रयास। इस समय कह सकते हो कि सार्वजनिक स्वास्थ्य की बात या उत्पत्ति हुई थी, ठीक है। बिल्कुल हल्की हल्की आपको समझ में आ रहा है, बिल्कुल विस्तार से एकदम अच्छी तरह से आपको समझा रहा हूँ। आपको वीडियो पूरा देखना है, कमेंट करके आपको ये बताना है कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, प्लस आगे आपका कौन सा पेपर है जिसका हमें वीडियो बनाना है, ठीक है। बाकी आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन करें। देखो दूसरा हमारा पॉइंट है, या दूसरा हमारा जो चरण है वो है मध्यकाल और महामारी का दौर, यानी 16वीं और 14वीं और 16वीं शताब्दी, यानी 1300 से लेकर 1600 के बीच में किस प्रकार हमारा मध्यकाल चला। तीसरा हमारा चरण हो जाएगा, वो हो जाएगा आधुनिक सार्वजनिक स्वास्थ्य की शुरुआत। देखो जो आधुनिक सार्वजनिक स्वास्थ्य है इसकी शुरुआत आपको इसमें समझनी है 18वीं से 19वीं शताब्दी, यानी 1701 से लेकर 1900 के बीच का जो समय है इसको कहते हैं 18वीं और 19वीं शताब्दी। अब 20वीं शताब्दी में क्या है कि सन 1900 से लेकर सन 2000 के बीच का जो समय है वो हमारा 20वीं शताब्दी है। तो इसमें किस प्रकार संस्थागत विकास हुआ था। अब 21वीं सदी अभी चल रही है, सन 2000 से लेकर सन 2100 तक का जो समय है वो हमारा 21वीं सदी के अंदर आता है। तो इस समय भारत के संदर्भ में विकास कैसा चल रहा है ये आपको बताना है, ठीक है। क्वेश्चन बिल्कुल हल्का है, क्वेश्चन में कुछ नहीं है। क्वेश्चन में ये पूछा जाता है, आपसे यहाँ पूछा गया कि सार्वजनिक स्वास्थ्य की परिभाषा क्या, आपने समझ लिया। अब सार्वजनिक स्वास्थ्य की उत्पत्ति कैसे हुई प्लस इसका विकास कैसे होता चला गया। तो इसका विकास जो है शुरू से लेकर और अभी तक होता गया, हर समाज में का विकास होता रहा और आज के समय में भी इसका विकास चल ही रहा है। फिर भी आप कह सकते हो कि हर दौर में कुछ कुछ बीमारियों का इलाज निकाला गया था। कभी कभार तो ऐसी ऐसी बीमारियां आ गई थी जिनका इलाज ही नहीं था, तो वैश्वीकरण के कारण जो है मानव स्वास्थ्य अच्छा हुआ, है ना। अब हम बात करते हैं अपना पहला चरण। देखो प्राचीन काल यानी जो आरंभिक समाज होता है, जो शुरुआती समय होते हैं, शुरुआती दौर होता है, उसको कहते हैं प्राचीन काल या प्राचीन समय, ठीक है, उसको कहते हैं। अब आरंभिक प्रयास का मतलब है शुरुआती प्रयास। जब शुरुआती प्रयास किया गया था मानव समाज के अंदर स्वास्थ्य को लेकर, वो किस प्रकार का था। देखो आदि काल से ही सभ्यताओं ने सामूहिक स्वास्थ्य और स्वच्छता को महत्व दिया। जो हमारा स्वास्थ्य है और जो स्वच्छता है इसको महत्व कहीं ना कहीं प्राचीन काल की जो हड़प्पा सभ्यता थी उसमें भी समाज में देखने को मिलता है। यानी जो प्राचीन सभ्यता थी उस समय भी स्वास्थ्य और स्वच्छता को लेकर उनको महत्व दिया जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता यानी हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो अपने उत्कृष्ट जल निकासी, स्नानागार और स्वच्छता प्रणालियों के लिए प्रसिद्ध थी। जैसे मान लो बहुत ही पुरानी जो सभ्यता है हड़प्पा सभ्यता, तो हड़प्पाई समाज में भी जो है कहीं ना कहीं सार्वजनिक स्वास्थ्य को महत्व मिलता था। और उस समय भी वहां पर जो है ना स्नानागार बने हुए थे, नाली बनी हुई थी, कुछ भी जो भी गंदगी थी वो कहीं ना कहीं बाहर निकाला जाता था। कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि इस दौर में भी सार्वजनिक स्वास्थ्य को महत्व मिलता था। और आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य की उत्पत्ति प्लस विकास कैसे हुआ। देखो रोमन साम्राज्य में बेहतरीन इंजीनियरिंग के जरिए साफ सफाई की आपूर्ति और अपशिष्ट निपटान की व्यवस्था की गई। जब हमारा रोमन साम्राज्य चल रहा था तो उस समय इंजीनियरों ने क्या किया, साफ सफाई को महत्व दिया, प्लस समाज में जितनी भी गंदगियां थी उनको हटाने का काम किया। प्लस जो अपशिष्ट का मतलब होता है, जो कूड़े करकट होते हैं, जो भी कूड़ा होता है, जो भी गंदगी होती है उसका निपटान भी करने का इन्होंने इंजीनियरों ने जो है हल निकाला था। और पूरा समाज को जो है सुरक्षित और स्वच्छ रखने की बात की थी। ये हमारा हो जाता है प्राचीन काल में सार्वजनिक स्वास्थ्य किस प्रकार का था। अब हम बात करते हैं अपने दूसरे चरण में, वह है मध्यकाल और महामारी का दौर, यानी 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच में जो है सार्वजनिक स्वास्थ्य किस प्रकार समाज में देखने को मिलता है। देखो ब्लैक डेथ यानी प्लेग जैसी महामारियों के दौरान बचाव के लिए सबसे पहले संगरोध की अवधारणा इटली से शुरू हुई, ठीक है। इस दौरान संक्रमित जहाजों और लोगों को अलग अलग किया जाने लगा।
यानी आप कह सकते हो मध्यकाल में भी अगर कोई बीमारी होती थी तो उस समय भी समाज में सुधारक के रूप में लोग काम करते थे। ठीक है, अब हम बात करते हैं आधुनिक सार्वजनिक स्वास्थ्य की शुरुआत, यानी 18वीं से 19वीं शताब्दी के बीच में किस प्रकार जो है सार्वजनिक स्वास्थ्य को महत्व मिलता था और किस प्रकार सार्वजनिक स्वास्थ्य बेहतर बनाया जाता था। देखो, स्वच्छता आंदोलन, ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति के कारण खराब परिस्थितियों और बीमारियों के प्रसार को देखते हुए आधुनिक जन स्वास्थ्य की नींव पड़ी। ठीक है, जॉन स्नो वर्ष 1854 में लंदन में हैजा के प्रकोप का कारण दूषित पानी को बताकर डॉक्टर जॉन स्नो ने महामारी विज्ञान की स्थापना की। ठीक है, ये आप कहने कह सकते हो कि महामारी विज्ञान की स्थापना 1854 में हुई थी। फ्लोरेंस नाइटिंगेल, ठीक है, उन्होंने 19वीं सदी के अंत में क्या किया, स्वास्थ्य और स्वच्छता में सुधार के लिए जो है कड़े प्रयास किए। उन्होंने कहीं ना कहीं जो प्रयास है वो शुरुआती समय में बहुत ज़्यादा किया 19वीं सदी के अंदर। ठीक है, अब हम बात करते हैं 20वीं शताब्दी और संस्थागत विकास। जो 20वीं सदी चल रहा था उस समय किस प्रकार जो है सार्वजनिक स्वास्थ्य था प्लस समाज में किस प्रकार स्वच्छता को महत्व मिलता था। देखो, टीकाकरण और खोज, चेचक, पोलियो जैसे रोगों के टीकों और पेनिसिलिन जो है जैसी एंटीबायोटिक दवाई, इनके विकास से जन स्वास्थ्य में जो है अभूतपूर्व सुधार हुआ। जब मान लो जो 20वीं सदी चल रहा था उस समय जो भी चेचक, पोलिया, इनसे जुड़ा जो भी परेशानियां थी, जो भी बीमारी था, उनसे जुड़ा हुआ कहीं ना कहीं समाधान निकाला जा रहा था और उनके स्वास्थ्य को बेहतर बनाया जा रहा था। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO 1948 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्वास्थ्य के लिए एक वैश्विक संस्था WHO का गठन किया गया था, जिसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बीमारियों के नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। देखो, जो बीमारियां हैं उनको हल करने के लिए कहीं ना कहीं WHO को बनाया गया था, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसकी स्थापना हुई थी। और कहीं ना कहीं समाज को बेहतर स्वच्छता प्लस बीमारी रहित बनाने का जो प्रयास है पूरा का पूरा WHO कहीं ना कहीं करता है। देखो, भारत के संदर्भ में विकास खोर समिति 1946, भारत में स्वतंत्रता पूर्व एक समिति ने निवारक और उपचारात्मक स्वास्थ्य सेवाओं को एकीकृत करने की सिफारिश की थी। आधुनिक नीतियां, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति यानी नेशनल हेल्थ पॉलिसी के माध्यम से आम जनता को प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं और सुरक्षित वातावरण प्रदान करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इस समय क्या होता है, कहीं ना कहीं जो भी मान लो परेशानी है, ठीक है, बीमारी है, उसको कहीं ना कहीं दूर किया जा रहा था राष्ट्रीय लेवल पर, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, इसलिए WHO भी बनाया गया था, WHO भी बनाया गया था। ठीक है, और कहीं ना कहीं कह सकते हो इस प्रकार सार्वजनिक स्वास्थ्य को महत्व मिला और आधुनिक काल आते 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 जो है इसका विकास भी हुआ और प्लस प्राचीन काल में इसकी उत्पत्ति भी हुई। आपने यहाँ पर सब कुछ इसका समझ लिया। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो ये क्वेश्चन है ये बिल्कुल क्लियर था कि सार्वजनिक स्वास्थ्य क्या है प्लस इसकी उत्पत्ति और विकास कैसे हुआ। अब हम बात करते हैं अपना चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन जैसा कि आपके सामने है, भारत में राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों का विवरण दीजिए। यानी जो भारत है इसमें जो भी राष्ट्रीय स्वास्थ्य जो भी कार्यक्रम है, राष्ट्रीय लेवल पे हमारा जो भी कार्यक्रम होता है वो क्या क्या है। यानी भारत के अंदर राष्ट्रीय लेवल पर स्वास्थ्य से रिलेटेड जो भी कार्यक्रम होते हैं वो कौन कौन से हैं, इसका विवरण आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, बात करते हैं इसके आंसर की। देखो, भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा नागरिकों को सुलभ और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए कई राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम चलाए गए थे। देखो, भारत के अंदर क्या है, स्वास्थ्य सेवा प्रदान किया गया था कल्याण मंत्रालय द्वारा। ठीक है, और नागरिकों के स्वास्थ्य को कहीं ना कहीं सुलभ बनाने के लिए जो है
बहुत सी सेवाएं चलाई थी, बहुत प्रकार का मतलब इन्होंने कार्यक्रम किया था राष्ट्रीय लेवल पे। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य बीमारियों की रोकथाम, इलाज और स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करना था। जितने भी कार्यक्रम भारत में चलाए थे राष्ट्रीय लेवल पर स्वास्थ्य कार्यक्रम, तो उसमें इनका मेन मकसद क्या था? मेन मकसद इनका यही था कि जो इनका बीमारी है, इनके रोकथाम और इनकी इलाज करने के लिए। ठीक है, देखो प्रमुख राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों का विवरण निम्नलिखित है। पहला क्या है? राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। यह देश का सबसे बड़ा स्वास्थ्य कार्यक्रम है, जिसे 2 उप मिशनों में बांटा गया है। पहला हमारा कौन सा मिशन है? वो है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, और दूसरा है राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन। यानी जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन है, ये 2 जगह पे किया गया था। पहला गांव में किया गया था, दूसरा शहर में किया गया था। इसलिए इसके अंदर 2 श्रेणी है, पहला है गांव, दूसरा है शहर। देखो गांव यानी ग्रामीण क्षेत्रों में सुलभ, सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने हेतु वर्ष 2005 में इसकी शुरुआत की गई थी। राष्ट्रीय शहरी जो हमारा स्वास्थ्य मिशन था, वो था शहरी गरीब और झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले जो लोग हैं, उनको स्वास्थ्य संबंधित जो भी जरूरतें हैं उनको पूरा करना। ये जो हमारा राष्ट्रीय लेवल पे भारत में एक मिशन चला था 2005 में, उसके तहत क्या था कि ग्रामीण लेवल पे जो भी लोग हैं, ठीक है, जिनको बीमारी है किसी भी प्रकार की, उनको ठीक करना, प्लस शहरी लेवल पे जो भी झुग्गी झोपड़ी वाले हैं या जो भी ऐसे गरीब हैं, उनको कहीं ना कहीं बीमारी का निवारण बताना और उनका कहीं ना कहीं रक्षा करना। ये इस मिशन के तहत था। पहला मिशन हमारा कौन सा चला था? राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था। अब हम बात करते हैं भारत के अंदर स्वास्थ्य लेवल पर कौन सा राष्ट्रीय लेवल पर मिशन चला था। दूसरा, तो दूसरा मिशन है संक्रामक रोग नियंत्रण कार्यक्रम, यानी राष्ट्रीय सहयोग क्षय रोग। ठीक है, राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम यानी NTEP, ये चलाया गया था। इसके तहत क्या था? जो टीबी बीमारी थी ना, टीबी की रोकथाम और त्वरित त्वरित जांच और मुफ्त इलाज प्रदान करने के लिए संचालित राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम यानी NACP। देखो HIV यानी एड्स के प्रति जागरूकता, रोकथाम और मरीजों के मुफ्त इलाज व देखभाल के लिए ये किया गया था। राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम, देखो मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, काला आजार, ठीक है, ऐसी जो भी बीमारियां थी, इनको रोकथाम के लिए कहीं ना कहीं इस मिशन के अंदर, संक्रामक रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंदर, ये सभी चीजें फॉलो की गई थी। चौथा चीज था राष्ट्रीय कुष्ठ और रोग उन्मूलन कार्यक्रम। इसके तहत क्या हुआ था? जो कुष्ठ रोग है उसको जल्द ही उनकी पहचान करना, प्लस मुफ्त दवाइयां उपलब्ध करवाना, ये हो गया। तो संक्रामक रोग का मतलब होता है ऐसे रोग जो कहीं ना कहीं संक्रमित करते हैं लोगों को तुरंत ही। ठीक है, अब हम बात करते हैं गैर संक्रामक रोग। देखो राष्ट्रीय कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग, स्ट्रोक रोकथाम व नियंत्रण कार्यक्रम देखो इसके लिए क्या है? NPCDCS, ये चलाया गया था। जीवन शैली से जुड़ी इन बीमारियों की स्क्रीनिंग, रोकथाम और उपचार के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम NMHP। ठीक है, मानसिक रोगों के प्रति जागरूकता और मानसिक स्वास्थ्य देखभाल बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए पहला काम तो इसमें किया गया था। जो मानसिक रोग है इसके प्रति जागरूकता और मानसिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए काम करना। राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण कार्यक्रम NPCB, देखो जो मोतिया बिंदु होते थे उस समय की बीमारियां और अन्य जो भी आंखों से जुड़ी बीमारियां थी, उनके ऊपर भी नियंत्रण स्थापित किया गया था। यानी आप ये कह सकते हो कि भारत के अंदर राष्ट्रीय लेवल पर बहुत ही कार्यक्रम चले हैं शुरू से, आंखों से लेकर हृदय, ठीक है, संक्रामक रोग के लिए भी कार्यक्रम चला, गैर संक्रामक के लिए भी चला, यानी आप कह सकते हो कार्यक्रम बहुत ही पहले से चल रहा है। चौथा आपके सामने है पोषण और अन्य विशिष्ट कार्यक्रम। राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम NIDDCP। आयोडीन की कमी से होने वाले रोग जैसे घेंगा
ये रोकथाम के लिए राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम यानी NTCP तंबाकू के सेवन को कम करने और लोगों को इसके दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करने के लिए इसमें बताया गया था। ये हमारा चौथा कार्यक्रम था। चौथे कार्यक्रम में ये सभी चीजें सुधारी गई थी। जो पांचवा हमारा कार्यक्रम था वो था डिजिटल स्वास्थ्य और अन्य प्रमुख योजनाएं। तो जो हमारा डिजिटल स्वास्थ्य जो है के लिए जो अन्य प्रमुख योजनाएं हैं वो बताए गए थे इसमें, जैसे आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन यानी ABDM। सभी नागरिकों को एक विशिष्ट स्वास्थ्य ID यानी हेल्थ ID प्रदान करना, जिससे उनका मेडिकल रिकॉर्ड डिजिटल रूप से सुरक्षित रहे। यानी मैं आपको यहाँ के बता रहा हूँ, यहाँ आप इस मिशन में ये किया गया था, जो डिजिटल रूप से जो स्वास्थ्य और अन्य जो प्रमुख योजनाएं थे वो बनाया गया था। ठीक है, ये इस प्रकार हमारा जो चौथा क्वेश्चन है वो बिल्कुल क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं पांचवा क्वेश्चन, यानी जो ये देखो, ये जो पांचवा क्वेश्चन है ये आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ जाता है। देखो, कोविड-19 के दौरान भारत में टीकाकरण अभियान की व्याख्या कीजिए। जब कोविड-19 फैला था पूरे विश्व में, ठीक है, और खास करके भारत में, तो भारत में किस प्रकार का टीकाकरण अभियान चलाया गया था, आपको पूरा प्रोसेस बताना है। देखो, भारत का कोविड-19 टीकाकरण अभियान 16 जनवरी सन 2021 को शुरू हुआ। ठीक है, जो दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण कार्यक्रमों में से एक बन गया था। इसका उद्देश्य विशाल आबादी को कोरोना वायरस से सुरक्षित करना था। इस अभियान ने विभिन्न चरणों, स्वदेशी टीकों यानी जो देश के जो लोकल आदमी है उनका, और उन्नत तकनीकी का उपयोग करते हुए एक ऐतिहासिक सफलता हासिल की थी। जब कोरोना वायरस आया था तो उस समय से लेकर जो है टीकाकरण बहुत ही एंड तक चला था, और कहीं ना कहीं इस बीमारी पर सफलता भी हासिल की गई थी। देखो, इसके कुछ चरण हैं। ठीक है, जैसे हमारा है चरणबद्ध दृष्टिकोण और प्राथमिकता। अभियान के अब देखो, अभियान को चरणों में लागू किया गया ताकि सबसे संवेदनशील लोगों को सबसे पहले सुरक्षा दी जा सके। इसमें हमारा जो पहला चरण था वो था स्वास्थ्य कमियों और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को टीका लगाया गया। ठीक है, यानी जो भी ऐसे लोग हैं जो बहुत ही मतलब कह सकते हो संक्रामक है, उनको टीका लगाया गया। दूसरा चरण में क्या हुआ था? दूसरे चरण में ये हुआ था कि 60 वर्ष से अधिक आयु के जो बुजुर्ग थे और 45 से 59 वर्ष के बीच में जो गंभीर बीमारियां से पीड़ित जो भी लोग थे, उनको भी कहीं ना कहीं टीकाकरण लगाया गया था। तीसरे और चौथे चरण में क्या होता है, धीरे धीरे दायरा बढ़ाते हुए मई 2021 में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी नागरिकों को टीका लगाने की अनुमति जो है दी गई। अंततः किशोरों यानी 12 से 18 वर्ष के बीच ही जो है ये कहीं ना कहीं जो प्रावधान है वो किए गए थे। देखो, अगला है वैक्सीन के प्रकार और स्वदेशी निर्माण। भारत ने मुख्य रूप से कोविशील्ड, ऑक्सफोर्ड, एस्ट्राजेनेका और स्वदेशी कोवैक्सीन भारत बायोटेक द्वारा निर्मित का उपयोग किया। बाद में जो है स्पुतनिक, कार्बोनेक्स और जो भी इसके वैक्सीन है और जो भी इनके टीके हैं, इनको कहीं ना कहीं मंजूरी दी गई। ठीक है, जो भी वैक्सीन थे इनके, उनको कहीं ना कहीं मंजूरी आगे चल के मिली। देखो, जो कोविड-19 था इसका जो डिजिटल प्लेटफॉर्म था वो, देखो, टीकाकरण की निगरानी और प्रबंधन के लिए भारत सरकार ने विशेष रूप से कोविड-19 वैक्सीन जो है ना, ये इसका एक डिजिटल रूप बनाया था, डिजिटल ऐप बनाया था और पोर्टल लॉन्च किया गया। इसके माध्यम से लोग जो है ना टीकाकरण के लिए पंजीकरण, स्लॉट बुक और डिजिटल वैक्सीन प्रमाण पत्र डाउनलोड कर सकते थे। जैसे मान लो जिसको कोरोना वायरस में वैक्सीन लगा था ना, वो वैक्सीन लगने का जो सर्टिफिकेट है उसको वो डाउनलोड कर सकता था। ठीक है, और डिजिटल रूप से उसको डाउनलोड करके अपने पास रख सकता था जिसको वैक्सीन लगा था। ये भी सरकार ने लॉन्च किया था ऐप के जरिए। अगला आपके सामने पॉइंट है मुफ्त टीकाकरण और सार्वभौमिकरण।
देखो शुरुआत में भुगतान का प्रावधान था कि हम जो शुरुआती वैक्सीन लगाएंगे उसमें सबसे पैसे लेंगे। लेकिन 21 जून को क्या होता है, 21 जून सन 2021 में क्या होता है, केंद्र सरकार ने टीकाकरण के सार्वभौमिकरण के नए चरण की शुरुआत की। जो केंद्र सरकार थी उन्होंने क्या बोला सन 2021 21 जून सन 2021 को कि जो भुगतान का जो प्रावधान है इसको कहीं ना कहीं बदला जाए। इसके तहत क्या हुआ, 18 वर्ष से अधिक नागरिकों के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क टीका की व्यवस्था की गई। केंद्र सरकार ने ये कहा कि 18 वर्ष से जो भी अधिक आयु के जो नागरिक हैं उनको केंद्रीय लेवल पर निःशुल्क टीकों की व्यवस्था की गई है और वो टीका लगा सकते हैं। देखो टीके की आपूर्ति, वैक्सीन, देखो भारत ने घरेलू जरूरतों को पूरा करने के साथ साथ वैक्सीन मैत्री पहल के तहत कई अन्य देशों को भी टीकों की आपूर्ति की, जिससे वैश्विक स्तर पर भारत की एक मजबूत छवि बनी। भारत ने क्या किया, वैक्सीन का कहीं ना कहीं प्रसार अन्य देशों में भी किया। इस अभियान के दौरान घर घर जाकर टीके लगाने यानी डोर टू डोर वैक्सीनेशन की बात इसमें होती है। जैसे विशेष अभियान भी चलाए गए। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, भारत में 2.2 अरब से भी अधिक खुराकें सफलतापूर्वक लगाई गई। यानी आप कह सकते हो भारत में 2.2 अरब से भी अधिक वैक्सीनें लगाई गई थी। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है वो हमारा समाप्त हो गया। जितने भी मैंने आपको क्वेश्चन बताए हैं ये सभी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इस वीडियो को पूरा नहीं देखा है तो आप पेपर से पहले इस वीडियो को जरूर पूरा देखें ताकि आपके पेपर में आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिले। ठीक है, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर जरूर क्लिक करें ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और हमारा जब वीडियो हम डालेंगे तो उसका तुरंत मैसेज आपके पास आएगा जिससे आप हमारी वीडियो को पहले देख सकते हो। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके आप मुझे बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा है, प्लस आपका आगे कौन सा सब्जेक्ट है जिसका पेपर है और जिसका वीडियो आपको चाहिए। ठीक है, तो यही हमारा आज का वीडियो था। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।